Good evening, students. Now we continue our chapter 14 atomic physics, and our next topic is line spectrum of hydrogen and its explanation by Bohr theory. हम जब बोर की बात कर रहे थे तो बोर के थर्ड पोस्टुलेट में बोर ने हमें ये एक्सप्लेन किया था कि जब कोई एटम ट्रांजिशन करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करता है. व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, देन इट एमिटेड द एनर्जी विद इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टेट. कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए हायर एनर्जी स्टेट इज En2 एंड द लोअर एनर्जी स्टेट इज En1. ओके, अब यहां पर ट्रांजिशन होगा दिस वन, ये हो गया आपका ट्रांजिशन कहाँ हुआ आपका हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में. तो जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन या एटम ट्रांजिट करेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा. और एनर्जी कितनी लॉस करेगा, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल. तो यहां पर बोर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में कहा कि व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन from the higher energy state to lower energy state, a photon is emitted. क्या emit होता है, photon, hν. Photon is emitted with energy equal to the difference of energy of the state. Okay, अब हमने कहा कि if the electron is in the excited state of N2, इसको मैंने N2 state बोल दिया और इसको N1. हमने कहा कि if the electron is in the excited state N2 and मैक्स ट्रांजिशन टू N1 ऑर्बिट, N2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, N1 ऑर्बिट के अंदर आ रहा है. तो उस कंडीशन में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो En2, तो En2 की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो En2 इक्वल्स क्या होता है अपना माइनस R डैश जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, R डैश जेड स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर. तो 2 स्टेट के लिए En2 इक्वल्स टू माइनस R डैश जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर. और इसी तरह से जब हम En1 लेंगे तो En1 में क्या आएगा, En1 इक्वल्स टू माइनस R डैश जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर. ओके, तो R डैश की वैल्यू क्या है हियर, R डैश इक्वल्स टू Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर. तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, R डैश की. ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज योर इक्वेशन थर्ड. ठीक है, तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, कहां से ट्रांजिट कर रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में. तो जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है तो ये अपनी जो एनर्जी एमिट करता है वो इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के इक्वल होती है और फोटोन के इक्वल होती है. तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो En2 माइनस En1 इक्वल्स टू Hν. ठीक है, और न्यू इक्वल्स क्या होता है, C बाय लैम्डा. तो En2 माइनस En1 इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा. यहां से हम 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू En2 माइनस En1 बाय HC. ये 1 बाय लैम्डा की आपकी वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट कर दी. अब En2 की वैल्यू ये है, En1 की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं. तो जब हम यहां वैल्यू पुट करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो 1 बाय लैम्डा En1 और En2. तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर फर्स्टली क्या होगा, देखो En2 की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा और En1 की वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा. तो पहले हम En1 वाला कंसिडर कर लेते हैं और R डैश की वैल्यू भी हम साथ साथ पुट कर देते हैं. तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आता है, M जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट H क्यूब C. ठीक है, यहां से ये वैल्यू निकल के आती है हमारे सामने और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. ये आपके ब्रैकेट में वैल्यू आती है. ठीक है, तो अब जब यहां इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के जो आती है हमारी 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, अब देखिएगा यहां पे जेड स्क्वायर के अलावा M कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है. तो यहां हम लिखते हैं R जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर.
ठीक है, तो यहां पे ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। अब जो ये 1 बाय लैम्डा है, इस 1 बाय लैम्डा को हम क्या कहते हैं, 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय न्यू बार। किससे नोट करना है हम इसको, न्यू बार से, ठीक है। तो अब ये चीज तो आ गई आपकी 1 अपॉन लैम्डा। अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं इसकी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं यहां पे। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, देन न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हम 1 बाय लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो आर सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। और हियर आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी, ठीक है। इस आर को क्या बोलते हैं हम यहां, रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये इस रिडबर्ग कांस्टेंट की यहां से वैल्यू निकलती है। तो फाइनली अब हम क्या लिखते हैं, देखो इस इक्वेशन में 4 हाइड्रोजन एटम, Z इक्वल्स क्या हो गया आपका 1, ठीक है। तो देन बाय इक्वेशन 4, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन 5। तो ये आ गया आपका लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम से, किसकी हेल्प से, बाय बोर्ड्स थ्योरी की हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लेते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जैसे आप लोगों ने लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड ये सीरीज पढ़ी होंगी, तो हम उसी को कंटिन्यू यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी, इस सीरीज के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करता है, देन उस कंडीशन में जो सीरीज गेन होती है वो लाइमन सीरीज कहलाती है। तो इन दिस सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट is called लाइमन सीरीज, ओके। तो इस कंडीशन में जो जनरल फॉर्मूला हम निकालते हैं, the general formula for wavelength is 1 by lambda equals to r। अब किसी भी ऑर्बिट से जंप करना है इसको, तो फर्स्ट ऑर्बिट में करना है, तो n1 इक्वल्स टू 1 है और n2 इक्वल्स कितना भी हो सकता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम यहां क्या करते हैं 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, क्योंकि n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है लाइमन सीरीज में कि ये किस रीजन में मिलती है। तो दिस सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट
रीजन, ओके, ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें फाउंड अप होती है, ठीक। अब इसकी जो हम कहते हैं व्हेन n2 इक्वल्स टू 2, अगर हम n2 इक्वल्स 2 ले लेते हैं तो लैम्डा की जो आती है मैक्सिमम वैल्यू वो 1212 एंगस्ट्रॉम आती है, और अगर हम n2 इक्वल्स इन्फिनिटी ले लेते हैं तो लैम्डा मिनिमम इक्वल्स आता है 912 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी वेवलेंथ क्या होता जाएगा, कम, और जैसे जैसे ऑर्बिट्स में पास आते जाएंगे, ठीक है, जैसे सेकंड ऑर्बिट ही है तो न्यू मिनिमम ऑर्बिट पे अगर आप रहेंगे देन वेवलेंथ बिकम्स मैक्सिमम, एंड अगर फर्दर ऑर्बिट पर आप चले जाएंगे देन वेवलेंथ बिकम्स मिनिमम, ओके। तो दिस इज योर लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, n1 के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से n1 में जंप कर जाता है, ओके। नाउ सेकंड वन इज द बार्मर सीरीज। ओके, तो बार्मर सीरीज में क्या होता है, इन दिस सीरीज इलेक्ट्रॉन jumps from any orbit to second orbit, ठीक है। तो इस कंडीशन में n1 इक्वल्स तो क्या हो गया तुम्हारा 2, सेकेंड ऑर्बिट में कम होगा क्योंकि ये, और n2 इक्वल्स क्या हो गया तुम्हारा 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जब हम 1 अपॉन लैम्डा की बात करते हैं तो r दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये किस रीजन में फाइंड आउट होती है हमें, तो दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। किसमें मिलती है हमें ये, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है हमें कि n2 इक्वल्स अगर हम 3 लेते हैं या n2 इक्वल्स हम 4 लेते हैं या n2 इक्वल्स हम 5 लेते हैं तो कुछ स्पेशल सीरीज हमें यहां पर मिलती है बार्मर सीरीज के अंदर। तो जैसे n2 इक्वल्स 3 हमने लिया तो 4 फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज आर कॉल्ड H अल्फा। n2 इक्वल्स 4 लिया तो 4 सेकेंड मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज आर कॉल्ड H बीटा, एंड 4 थर्ड मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज आर कॉल्ड H गामा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप सीरीज मिलती है हमें बार्मर में कि अगर n2 इक्वल्स 3 लेते हैं तो हमें फर्स्ट मेंबर मिलता है बार्मर सीरीज का जिसे हम क्या कहते हैं H अल्फा, क्योंकि देखो n2 की स्टार्टिंग कहां से हो रही है 3 4 5 से। तो व्हेन यू टेक n2 इक्वल्स 3 देन यू गेट द फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज कॉल्ड H अल्फा। You take n2 equals 4, then second member of Balmer series H beta. You take n2 equals 5, then third member of Balmer series this is H gamma. Okay. अब वही चीज वापस ये विजिबल रीजन में आता है तो हमने बता ही दिया। अब अगर हम n2 इक्वल्स 3 लेते हैं यानी नियरेस्ट ऑर्बिट, तो उस कंडीशन में जो लैम्डा आता है आपका, दिस लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू 6563 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और n2 इक्वल्स अगर हम इनफाइनाइट लेते हैं तो लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू आता है आपका 3646 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी बार्मर सीरीज होती है, ठीक है। चलिए अब इस बार्मर सीरीज के बाद में हम लोग थर्ड लेते हैं यहां
पास्चन सीरीज। ओके, तो पास्चन सीरीज में क्या करते हैं, इसमें द सीरीज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो यानी n2 इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू हो गया 3 और n2 इक्वल्स 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो उस कंडीशन में 1 बाय लैम्डा दिस वन। ठीक, तो अब ये सीरीज किस में मिलती है हमें, तो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी सीरीज किस में मिलती है। बाकी और सब चीजें तो बहुत सिंपल है, पढ़ रखी है हम लोगों ने। तो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि व्हेन n2 इक्वल्स 4 लेते हैं, नियरेस्ट लेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा, जैसे n2 इक्वल्स तुम यहाँ 4 पुट करोगे, r की वैल्यू पुट करोगे, निकालना है बता देता हूँ। r की वैल्यू जो है 1.09 इंटू 10⁻⁷ है, या n2 इक्वल्स 4 पुट किया, इसको पूरे को सोल्व किया, फिर लैम्डा को उल्टा किया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू 18751 एंगस्ट्रॉम। और जब n2 इक्वल्स हम इनफाइनाइट लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू मिलती है हमें मिनिमम, देन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 8220 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज योर पास्चन सीरीज। ओके, पास्चन सीरीज के बाद में नेक्स्ट सीरीज आती है आपकी, फोर्थ वन इज द ब्रैकेट सीरीज। तो इस सीरीज में क्या होता है कि इन दिस सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम any orbit to fourth orbit is called ब्रैकेट सीरीज। तो n1 इक्वल्स तो क्या हो गया तुम्हारा 4 और n2 इक्वल्स कितना आया 5 6 7 एंड सो ऑन। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर देन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं ये सीरीज कहां मिलती है, ब्रैकेट वाली भी इंफ्रारेड में। इससे पहले पास्चन भी इंफ्रारेड में थी, है ना। तो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहां पर वही चीज वापस, व्हेन n2 इक्वल्स 5 तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू दिस वन, एंड व्हेन n2 इक्वल्स इंफिनिटी देन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी सीरीज हो गई, ब्रैकेट सीरीज। अब इस ब्रैकेट सीरीज के बाद में लास्ट जो आती है आपकी फुंड सीरीज। फुंड सीरीज, तो हम कहते हैं ये द सीरीज इज emitted when electron jumps from any orbit to कौन से ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में। तो दैट मीन्स n1 इक्वल्स 5, n2 इक्वल्स 6 7 8 एंड सो ऑन। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 5 स्क्वायर देन दिस इज n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा।
ठीक है, दिस सीरीज अगेन लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। तो मतलब 3 सीरीज हो गई जो इंफ्रारेड रीजन में वर्क करेगी। कौन कौन सी? पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। ओके, तो अब यहां पर जब हम N2 इक्वल 6 लेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा? 74515 एंगस्ट्रॉम। एंड लैम्डा मिनिमम लेंगे तो ये आपकी 5 सीरीजेस हो गई। अब इन 5 सीरीजेस को जब हम एक डायग्राम की फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो देखिएगा कैसे फॉर्म में प्लॉट होती है डायग्राम फॉर्म में। ये हो गया आपका n इक्वल्स टू 7, n equals to 6, n equals to 5, n equals to 4, n equals to 3, n equals to 2 and n equals to 1। ओके, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले लाइमन। लाइमन में क्या होता है? सारे ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करती है। तो ये सबसे पहले अपर इंफिनिटी ऑर्बिट है, ये यहां से जंप किया फर्स्ट में, फिर 7 से जंप किया, फिर 6 से जंप किया, फिर 5 से जंप किया, फिर 4 से जंप किया, फिर 3 से जंप किया और फिर 2 से जंप किया। तो ये कौन सी सीरीज मिल गई तुम्हें यहाँ पे? लाइमन सीरीज। और चूंकि ग्राउंड स्टेट में आ रही है तो ग्राउंड स्टेट के लिए E1 की वैल्यू क्या होती है आपकी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना, अलग अलग सीरीज के लिए। अब बामर लेते हैं तो बामर में सेकंड में जंप होगी। तो ये सेकंड में जंप किया, ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये सेकंड में और ये सेकंड में। ये सीरीज हो गई तुम्हारी बामर सीरीज, ठीक है। और N2 इक्वल्स 2 पर जो E2 मिलता है तुम्हें, E2 कितना मिलता है? -3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब पार्शियल लेते हैं तो 3 में जंप करेगा। तो यहां से ये 3 में आया, ये 3 में आया, ये 3 में आया, ये 3 में आया और ये 3 में आया। तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियल सीरीज। और जब ये पार्शियल सीरीज होगी तो इसके लिए जो E3 निकालोगे तो E3 कितना आएगा? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसके बाद में ब्रैकेट लेते हैं तो यहां से ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। तो ये कौन हो गया तुम्हारा? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट सीरीज हो गई। और E4 के लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पार्शियल ब्रैकेट हो गया। फुंड लेते हैं तो फुंड में ये 5 में आया, ये आया और ये आया। तो ये हो गई तुम्हारी फुंड सीरीज, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी आती है इन्फिनिटी पे वो कितनी आती है? 0। तो दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम डायग्राम। इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम डायग्राम। तो इस तरह से ये अलग अलग सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहां पर फॉर्मेट होंगे, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से यहां पर इनका फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। This is the ionization energy
and आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी फॉर ionize to atom is called आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहां पर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। यहां तो हमने कहा द मिनिमम एनर्जी फॉर आयनाइज टू एटम इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं द आयनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि इस एनर्जी को गेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर हम कहते हैं द पोटेंशियल through which electron should be accelerated to acquire this much energy। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या हो गई आपकी, मिनिमम एनर्जी किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को इतना एक्सेलरेटेड कर देता है कि वो उस एनर्जी को एक्वायर कर जाए, उस एनर्जी को गेन कर जाए। तो दिस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो दोनों चीजें समझ में आ गई हमें। आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होती है, आयनाइज टू एटम, किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इतना एक्सेलरेटेड हो जाए कि वो उस एनर्जी को अक्वायर कर जाए, देन दिस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या नाम देते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये डायरेक्ट दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 बाय Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। और आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है, तो 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, यहां से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, वोल्ट। तो ये तो हो गई तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हो गया तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर वोल्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं हम यहां पे एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी तो थी एटम को आयनाइज करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और उस एनर्जी को रिक्वायर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस पोटेंशियल से हम एक्सिलरेटेड करते हैं वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी, जब हम कहते हैं एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, तो द एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, द एनर्जी required for transist the electron from lower energy state to
excited state of energy is called एक्साइटेशन एनर्जी। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए, उसे लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी। देन एक्साइटेशन पोटेंशियल, चलिए अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल? तो द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सिलरेटेड, यानी जिस पोटेंशियल की वजह से, वही सेम डेफिनेशन है, जिस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड होकर वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर लेता है, उस पोटेंशियल को हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। और एक्साइटेशन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VE इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1 बाय E वोल्ट। तो दिस इज योर एक्साइटेशन पोटेंशियल। Okay beta, now the last topic of this chapter is the drawbacks of Bohr model या फिर limitations of Bohr model। ड्रॉबैक या लिमिटेशन। ऑफ बोर मॉडल। तो जब हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रॉबैक क्या है कि बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ये लागू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हीलियम प्लस की बात करते हैं, लिथियम प्लस 2 की बात करते हैं, ठीक है। और द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। तो हम यहां पर फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि ओनली एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ओनली एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिफाइन करता है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये डिफाइन करता है। इसके बाद में जो आगे के जो सिस्टम है, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, तो इनको तो जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन He+1 लिथियम प्लस 2, तो ये सब क्या है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। तो इनको तो ये क्या डिफाइन कर देता है, लेकिन अदर सिस्टम्स को ये डिफाइन नहीं करता। ओके, सेकंड ड्रॉबैक क्या है इसका कि इस थ्योरी में न्यूक्लियस को रेस्ट में लिया गया है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवी हो या उसका मास इनफाइनाइट हो, जो पॉसिबल नहीं है। यानी बोर्स ने अपनी थ्योरी में न्यूक्लियस को क्या माना है, रेस्ट, स्टेबल, और न्यूक्लियस आर स्टेबल ओनली व्हेन द मास बिकम्स इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। थर्ड इसका ड्रॉबैक क्या था, वो डिड नॉट गिव द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसने कह तो दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं क्लासेस में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट इंटीजर मल्टीपल होता है, लेकिन वो उसे समझा नहीं पाया। फोर्थ क्या था कि इन दिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज टेकन सर्कुलर, इस ऑर्बिट, इसने ऑर्बिट को कैसा माना, सर्कुलर, जबकि एक्चुअलिटी में होता कैसा है, ये एलिप्टिकल, जिसे सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया। ओके, फिफ्थ ड्रॉबैक क्या था, इस थ्योरी के बेस पे स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी इसका ड्रॉबैक था। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एक्सप्लेन बाय इट। तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना तो कहलाता है जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना वो कहलाता है स्टार्क इफेक्ट। तो ये इन दोनों ही इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये बोर्ड्स के बेसिक ड्रॉबैक्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं। ओके बेटा, तो नाउ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, पढ़िएगा और जो समझ में नहीं आया वो पूछिएगा।